हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी नज़र आ रही है जो कि रिसेंट के अंदर में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। दो एक्सपेंशन वाली जो न्यूज़ है वो नई नहीं है, ऑलरेडी उस चीज़ को टाइम हो चुका है। बट उन्होंने जितना एक्सपेंशन कर रहे थे उसका लगभग हाफ एक्सपेंशन अभी रिसेंट के अंदर में अगस्त के अंदर में प्लान्ड है कि वो वहाँ से कमीशन हो जाएगा, जो है माल बनना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी इनके पास में 2 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और ये 2,20,000 के आसपास में हो जाएगा और कंप्लीट काम होने के बाद में 20,000 और ऐड होगा तो लगभग 40,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। और उसके बाद में कंपनी प्लान कर रही है कि अगले साल के दिसंबर तक 60,000 मेट्रिक टन ऐड करें, दैट मीन्स 2,60,000 के आसपास मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाए। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस। 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यू है और लगभग 1900 करोड़ रुपए की प्राइस आज के दिन देखने को मिल सॉरी 1900 रुपए की प्राइस देखने को मिल रही है। पी रेशियो 23 का देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी का आरओसी आरओई गुड है, अच्छे हाथों के अंदर में नजर आ रहे हैं, मतलब मार्जिन अच्छे हैं। बेसिकली इस कंपनी की आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। क्यों? देखो, अब कंपनी काम क्या करती है? मेन चीज़ तो यही है कि कंपनी जो काम करती है उसका फ्यूचर में सिग्निफिकेंस रहने वाला है या नहीं। कंपनी जो है प्री फैब्रिकेटेड या प्री इंजीनियर्ड जो स्टील कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें काम करती है। जैसे आपको कोई फैक्ट्री बनवानी है तो आप इस कंपनी को ऑर्डर दोगे कि भाई हमारे को ये फैक्ट्री बना के दो। अब उसके बाद में ये कंपनी जो है शुरू से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के जितना मॉडल तैयार करना है, क्या कितना माल लगेगा, उसको अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट को तैयार करती है और फिर वहां ले जाके स्क्रू कस देती है। राइट, तो अब ये जो चीज है कि प्री इंजीनियर्ड प्री फैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग्स जो है, इसका जो मार्केट है यूएस और उस साइड तो बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर में धीरे धीरे आ रहा है। और इनके जो नंबर्स हैं वो इस चीज़ को जो स्टोरी को यहाँ पर जो है बनाते भी हैं, मतलब रिलायबिलिटी बढ़ा देते हैं इनकी स्टोरी के ऊपर में, जो कि नंबर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रेवेन्यूज इंक्रीज करें। साथ में कंपनी की आज के दिन 2 लाख टन की इनकी कैपेसिटी है जो कि 80% के ऊपर में ऑलरेडी काम कर रही है। तो अगर ये 60,000 और ऐड हो जाता है तो लगभग ये 2,60,000 हो जाएगा। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 60% के ऊपर में काम कर रही है ये, अगर एक्सपेंशन को भी हम कंसीडर कर लें, जो कि अगले साल दिसंबर तक हो जाने की उम्मीद है, जिन्होंने जो कि मैनेजमेंट ने डिस्कशन में बताया है एनालिस्ट्स के साथ में। अब इससे होगा क्या? जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें क्या हो सकता है इससे? अब 80% के ऊपर में अगर देखा जाए तो 60% का है, अगर 40% का यहाँ पर और चाल नज़र आ रही है जो कि यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है। ये जो नंबर है ये आराम से अगले 2 से 3 साल में जो ग्रोथ है, यहाँ पर जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो कितनी नज़र आ रही है? ग्रोथ को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 50% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 2 साल के अंदर में। तो अगर यहाँ से भी 50% इंक्रीज़ होता है तो लगभग 2800-2900 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में कंपनी अगले 2 साल में जा सकती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी है, ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। अब होगा क्या? अगर ये लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल अगले 2 से 3 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाता है, लेट्स अज़्यूम। तो होगा क्या उससे? तो कंपनी का नेट प्रॉफ़िट आज के दिन जो निकल के आ रहा है वो लगभग 8% का रेवेन्यू के मुकाबले निकाल पा रही है, राइट? तो अगर लेट्स से कि अब ये जो सो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो 250 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट प्रॉफ़िट जनरेट कर सकती है इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स। ओके, मतलब पूरे साल का नेट प्रॉफ़िट उस वक़्त जनरेट कर रही होगी आफ्टर 2-3 इयर्स। उससे होगा क्या? तो कंपनी का जो पी रेशियो सुधर सकता है, अगले जो फॉरवर्ड पी जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग अगर 250 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 12 का पी रेशियो देखने को मिलता है। अब लेट्स अज़्यूम कि आज का जो पी रेशियो कंपनी का चल रहा है 23 का चल रहा है और कंपनी जो है ऑलरेडी अगर पी रेशियो को हम लोग कंसीडर करते हैं पास्ट के पी रेशियोज़ को, तो यहाँ पर लगभग 40 के पी रेशियो पे भी कंपनी जा कर के आई है। आई एम नॉट सेइंग कि 40 के पी रेशियो पे वापस जानी चाहिए, लेट्स से कि 30 के पी रेशियो पे भी और जाती है, बिकॉज़ अल्टीमेटली इस जो सेक्टर है इंडिया के अंदर में बूमिंग सेक्टर है, राइट? इसकी डिमांड बनती है, तो अगर ये उस लेवल पर पहुँचता है, तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 30 के पी रेशियो पे। और लेट्स से कि अगर 20 के पी रेशियो के आस-पास भी चलता है अगर कंपनी का स्टॉक उस वक़्त, और कंपनी जब 250 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, तो लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन नज़र आती है, जो कि यहाँ से लगभग 70-80% ऊपर है। तो ल्यूक्रेटिवनेस अब क्यों नज़र आ रही है? बिकॉज़ जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, बूमिंग है, रेवेन्यूज़ इंक्रीज़िंग है, कंपनी के पास कैपेसिटी है, कंपनी कैपेसिटी बढ़ा भी रही है, मैनेजमेंट काफ़ी मतलब जैसे समझ लो कि
काफ़ी एक्टिव है। वो जो अगर आपको एक्टिवनेस जो है वो इनकी जो कॉल्स होती हैं एनालिस्ट के साथ में उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार आप भी उनको एक बार रीड कर लें ऑब्वियसली। इसके साथ में ये तो इंडिया का हाल है और इंडिया के बाहर भी कंपनी जो है यूएसए और जो दूसरी यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं वहाँ के ऊपर में अपने आइटम्स को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर सप्लाई करने के लिए जॉइंट वेंचर पे भी काम कर रही है 50-50 जॉइंट वेंचर के ऊपर में। ये एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। अब उसकी जो प्रोडक्शन होने वाली है जो इन फैक्ट्रियों के अंदर में नहीं उसके लिए अलग से जगह देख रही है कंपनी जो कि इन्होंने एनालिस्ट मीट में बताई। तो ये जो फ्यूचर प्लान्स हैं, ये बहुत लुक्रेटिव लग रहे हैं, अचीवेबल लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल लग रहे हैं। साथ में जो कंपनी नई फैक्ट्री जो अभी जो बना रही है, जो बन रही है, जो कि अभी अगस्त में कमीशन हो जाएगी आधी पर दी, वो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है। दैट मीन्स वहाँ पर मोस्टली जो काम है वो ऑटोमेशन से होने वाला है। ये तो हो गई हमने जो फ्यूचर को लेकर के बात की, फ्यूचर में क्या हो सकता है, अनफोल्ड हो सकता है। रेवेन्यूज़ को हमने कैलकुलेट करने का कोशिश किया जो कि मतलब एक कंज़र्वेटिव नंबर्स हैं नो कि जो कि बहुत ही हाइपर नंबर्स हमने नहीं लिए, कंज़र्वेटिव नंबर्स लिए हैं और ये कंज़र्वेटिव नंबर्स जो है जो मैनेजमेंट है वो भी लेके चल रहा है। नेक्स्ट अब इसके अलावा हमें कंपनी के कैश फ्लो में दिक्कत हमें नज़र आ रही है। एज़ सच कोई ख़ास कैश फ्लो में दिक्कत नज़र नहीं आ रही है कंपनी के। यस, यहाँ पर कैश फ्लो के अंदर में नेगेटिविटी ज़रूर देखने को मिल रही है बट कंपनी का जो लोन स्ट्रक्चर है वो बढ़ नहीं रहा है। तो जो यहाँ पर ट्रेड्स पेएबल बढ़ रहे हैं वो एट पार जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से नॉर्मल है। अभी तक तो रेड सिग्नल वहाँ पर है नहीं। इसके अलावा जो एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड एज़ वेल जो कि हमें मार्च का जो डेटा है शेयर होल्डिंग पैटर्न वहाँ पर देखने को मिलता है कि इतने दिन म्यूचुअल फंड वाले जो बेच रहे थे स्टॉक को, वो अभी रिसेंट में वापस उठाने लग गए हैं और जून का डेटा भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है जिसको मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो कम जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उसके बाद में मार्च का डेटा हमने देखा वहाँ पे, उसके बाद में अप्रैल, मई और जून 3 महीने और आए हैं। 3 महीनों के अंदर में जो नेवी फ्लेक्सी कैप फंड है इसने अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर उठाया है। साथ में इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो नवी मिड कैप और लार्ज का फंड वाला है, इन्होंने भी इसके स्टेक उठाया है। नवी एग्रेसिव हाइब्रिड नवी वालों ने तो अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में उठाया है, राइट? इसके अलावा ये इसने उठाया है, इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो इसने पहले से उठा रखा है, उसने नया नहीं उठाया है। साथ में ही बंधन स्मॉल कैप ने यहाँ पर जो है मई के अंदर में उठाया था, फिर जो जून के अंदर में इन्होंने थोड़ा बहुत वापस भी बेच दिया। बट स्टिल मार्च के मुकाबले इन्होंने भी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर उठा रखा है। सो नंबर्स में एक सिग्निफिकेंट जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, जो कि मार्च के मुकाबले अगर देखी जाए, तो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। बट मतलब ये है कि मई तक अच्छा खासा था बट वापिस से थोड़ा बहुत यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड वाले ने बेच दिया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत होल्डिंग वापस नीचे आ गई। बट ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ है। बट स्टिल इतना कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ से मिल नहीं रहा है बिकॉज़ अल्टीमेटली जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, राइट? यूजुअली पब्लिक की शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ होती है, साथ में जो नंबर ऑफ यूनिट जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव साइन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट हैंड्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट हैंड्स जो जब इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये चीज़ दिखती है कि इस कंपनी के अंदर में पोटेंशियल है, बट अभी भी काफ़ी लोगों को अभी भी दिख नहीं रहा है। अब उसके पीछे कौन-सी रीज़निंग है? डोंट नो। बट जिस तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड वाले मोस्टली फ्लेक्सी कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड वाले इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ईटीएफ वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास स्कीम नहीं नज़र आती। ईटीएफ वाले इंटरेस्ट लेते रहते हैं बिकॉज़ उनकी मजबूरी होती है इंटरेस्ट लेना। बट जब फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड ये जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं दैट मीन्स उनकी रिसर्च में कुछ ऐसा निकल के आया है। तो यहाँ पे नवी वाले जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरीके से चला है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगस्त 2024 के अंदर में कंपनी का आईपीओ आया था। उसके बाद में कंपनी का स्टॉक प्राइस ने 1100 से लेकर 2500 तक मतलब डबल हुआ है। उसके बाद में वापस 2500 से 1800 पे आ गया है। तो लगभग यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया है अच्छा खासा। लगभग मान के चलें तो 25 से 30% के आसपास में टॉप से गिर चुका है। अब फाइनल व्यू कंपनी के बारे में हमने जैसे बात किया तो उसकी को वापस दोहराने में कोई मतलब नहीं, जो कि हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। मेन जो बात ये निकल के आती है कि अगर कोई भाई को लगता है कि हाँ, मुझे इस कंपनी के स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट आ रहा है और इफ मार्केट गोज़ डाउन व्हाट शुड आई डू विद द इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी? देखो मेरा फंडा सिंपल रहता है, मैं किसी भी कंपनी के अंदर में एक साथ में एक मुश्त पैसा नहीं डालता, राइट? क्योंकि हमें भी पता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द मेन थिंग जो कि मार्केट में हमें बचाती है।
और इन्वेस्टमेंट इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, जो कि और बाकी उसके अलावा जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं उसको। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर में हमें एक साथ में पूरा पैसा नहीं डालना होता। तो लेट्स से कि यहाँ पर अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का 40 टू 50% डाला जा सकता है, जो इस कंपनी में आप डालना चाहते हैं। बाकी जो पैसा है, यहाँ से लगभग 30 टू 40% गिरती है, तो वो जो बाकी पैसा है उसको डाल के छोड़ा जा सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। दैट इज़ द वे आई माइट फॉलो इन दिस कंपनी। अब आपको मेरे हिसाब से डिसीजन नहीं बनाना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के डिसीजन बनाना है। द रीजंस आई हैव डिस्कस्ड, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी व्हिच आई माइट फॉलो आई हैव डिस्कस्ड। अब आपको कौन-सा पॉइंट ऐसा लगता है कि जो कि इस वीडियो के अंदर में डिस्कशन से आउट था, जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए था? तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, उनके अंदर में उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।